हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? सर सैटरडे को हॉलीडे रहेगी? नहीं, कोई हॉलीडे नहीं है बेटा। क्या है सैटरडे को? हैं? इलेक्शन? अभी मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से अभी मतलब मेरे पास अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर होएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाइक की आई थिंक कोई छुट्टी नहीं रहेगी। हाँ जी, हाँ, संडे को तो रहेगी दोस्त, संडे को रहेगी। ठीक है, चलो। सो गुड इवनिंग आप सभी को। चैप्टर पढ़ रहे कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? हम लोगों ने परिचय देख ली है, कोशिका सिद्धांत देख लिया, अध्ययन देख लिया है। हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में। हमने ये वाला पेज कवर कर लिया, सिर्फ बताने के लिए, याद दिलाने के लिए रोज रोज कि हाँ ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया है, ये कवर कर लिया है, ये कवर कर लिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो एनसीईआरटी में जो चीजें हैं वो कवर करनी है, लेकिन हमने कैसे कैसे कवर कर लिया था कल की क्लास में? कल की क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ बिंदु पढ़े थे। एक एक करके मैं बिंदु फटाफट रिवाइज करा देता हूं बेटा। पहला हमने पढ़ा था कि इसमें झिल्ली परिबद्ध या आबद्ध या झिल्ली परिबद्ध, इसका मतलब क्या होता है? कवरिंग, यानी कवर्ड होना, किसी चीज से कवरिंग होना। तो झिल्ली से कवर्ड होता है केंद्रक, क्या होता है? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। एग्जाम्पल हम जानते हैं मोनेरा जगत, जिसके अंतर्गत जीवाणु भी आते हैं, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। फिर उसके बाद में इनका जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो नग्न होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में तो कवर्ड होता है, यहां पर कैसा होता है? नग्न होता है। इनमें एक झिल्ली पद्धति पाई जाती है, वन एनवेलप सिस्टम पाया जाता है। इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझा दिया था। ये कक्ष युक्त नहीं होते, यानी इनमें कोई कक्ष नहीं मिल रहा है। कक्ष कहां पर मिलेगा? यहां पर, क्योंकि यहां कोशिकांग मिलेंगे झिल्ली युक्त। ये बिंदु हम कवर कर चुके थे। फिर हमने छठा बिंदु जो कवर किया था वो कवर किया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी आकृति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कोकस गोलाकार, बेसिलस दंडाकार, विब्रियो कोशाकार या कॉमा आकृति, और स्पाइरल यानी सर्पिल आकार। यहां तक ये टोटल 6 बिंदु हम लोगों ने कल कवर कर लिए थे। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 7वें बिंदु की तरफ। 7वां बिंदु क्या होने वाला है इसको समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई कंपैरिजन करने के लिए बोले कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है कि यूकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, तो बहुत सीधा सा सवाल है क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका से पूछूं कि यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है कि बड़ी होती है, आप सीधा बोलेंगे कि ये जो होती है यूकैरियोटिक कोशिका से क्या होंगी? सब छोटी होंगी। हाँ जी, सिंपल सा था। हमारी आरबीसी का व्यास कितना था? 7 माइक्रोमीटर था, है, और यहां पर बैक्टीरिया कितना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा बिंदु था। अब बात आ रही है, अगर ये छोटी है तो ये बहुत जल्दी विभाजन करेंगी कि बहुत धीमे विभाजन करेंगी? तो छोटी है तो जल्दी से डिवाइड होगी। जितनी ज्यादा चीज सरल होगी उतनी ही जल्दी क्या होएगा? विभाजन होएगा। तो इनमें विभाजन जो होता है वो तेजी से होता है। विभाजन क्या होएगा? फास्ट होएगा। क्लास रुक गई है? क्लास चल रही है मेरे भाई, क्लास चल रही है। सर लैपटॉप में क्लास नहीं चलती? नहीं चलती दोस्त, एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करा करो। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है और तेजी से क्या करती हैं? विभाजन करती हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं था? भैया ये यूकैरियोटिक कोशिका है, आकार में बड़ी है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी है। छोटी है तो सिंपलेस्ट है, बहुत सरल है। सरल है तो तेजी से क्या कर लेगी? विभाजन करेगी। यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, केंद्रक भी है, कोशिका अंगक भी है, तो विभाजन करने में कंपैरेटिवली क्या लगेगा? थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कौन तेजी से विभाजन
विभाजन करेगी सर? प्रोकैरियोटिक कोशिका तेजी से विभाजन करेगी, छोटी होती है, सरल होती है, किससे? यूकैरियोटिक कोशिका से। क्या इतनी सी बात सिंपल सी है? इस चीज के लिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, डन। 7वां बिंदु। आगे बढ़ते हैं 8वें बिंदु की तरफ। हाँ जी, 8वें बिंदु की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा इधर से। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ जी, 8वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर 8th बिंदु जो है वो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने अभी 6ठे बिंदु में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेन जो है वो कौन है? बैक्टीरिया है। कितनी प्रकार की आकृति थी सर? 4 प्रकार की इनकी क्या मिल रही है? आकृति मिल रही है, अलग अलग आकार मिल रहा है। ठीक है, आकृति, आकार अलग है कि सेम है? सर अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कोई कोकस है, कोई विब्रियो है, कोई बेसिलस है, कोई सर्पिल है, अलग अलग आकृति, अलग अलग आकार के मिलेंगे। कोई 0.1 माइक्रोमीटर है, कोई 0.1 माइक्रोमीटर का है, कोई 3 से 5 माइक्रोमीटर का है, कोई 1 से 2 माइक्रोमीटर का है, अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग आकृति के हैं। चलो सर ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे इनका संगठन, ध्यान से सुनना, प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना हो सकती है यहां से। अगर मैं आपसे पूछूं इनका संगठन, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये संगठन की दृष्टि से समान है कि वो भी अलग अलग होएगा? सोचो, संगठन की दृष्टि से समान है कि अलग अलग होएगा? सर समझ नहीं आया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। देखिएगा, मैंने बोला बेटा ये एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, और ये भी एक बैक्टीरिया है। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार के क्या है साहब? यहां पर बैक्टीरिया है। ठीक है, मैंने बोला ये एक पादप कोशिका है, ये एक जंतु कोशिका है, और ये एक कवक कोशिका है। ठीक है, अब आप ही से मैं प्रश्न पूछूंगा, ये एक कवक कोशिका, ये एक पादप कोशिका, ये एक जंतु कोशिका, ये एक बैक्टीरिया जो मान लेते हैं कैसा था, बेसिलस है, ये बैक्टीरिया जो कैसा है, कोकस है, ये बैक्टीरिया जो मान लेते हैं सर्पिल है। ठीक है, अब आप सोच समझकर मुझे बताना, लॉजिकली जरा दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या जंतु और पादप कोशिका में सिमिलैरिटी है? बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है जंतु और पादप कोशिका। सोचो, यहां पर कहीं कोशिका भित्ति होगी? हां सर। यानी इस कोशिका का अगर मैं संगठन देखूं, ऑर्गेनाइजेशन देखूं, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है? हां सर। लेकिन क्या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति है? नहीं सर, कोशिका भित्ति तो नहीं है। कवक कोशिका में कोशिका भित्ति है? हां सर, यहां पर कोशिका भित्ति है, लेकिन दोनों की कोशिका भित्ति सेम है क्या? यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। यहां पर जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है? काइटिन से। यानी इनमें डिफरेंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? यस सर, इनमें तो डिफरेंस मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या पादप कोशिका के अंदर लवक मिलता है? आपने बोला यस सर, पादप कोशिका के अंदर लवक मिलता है। क्या जंतु कोशिका में लवक मिलता है? नहीं सर, जंतु कोशिका में लवक नहीं मिलता। लवक जो किससे संबंधित होगा? कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होता है। लवक का एक प्रकार आपने नाम सुना होगा, हरित लवक। क्या जंतु कोशिका में मिलता है? नहीं सर। एक बड़ी सी रसधानी जिसके अंदर रस भरा होता है, क्या वो पादप कोशिका में मिलती है कि जंतु? सर वो तो पादप कोशिका में मिलती है। क्या वो जंतु कोशिका में है? नहीं सर, वो बड़ी सी रसधानी जो होती है, क्या वो जंतु कोशिका में है? नहीं सर, वो भी नहीं है जंतु कोशिका में। तो जरा सोचिए, क्या यहां पर जंतु कोशिका, पादप कोशिका, कवक कोशिका, इनका संगठन सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये छड़ आकृति का था, छड़ाकार आकृति का है, ये गोलाकार आकृति का है, ये सर्पिल आकृति का है, आकृति अलग अलग है, आकार इनका अलग अलग होएगा, लेकिन चीज इनमें क्या मिलेगी? सेम। क्या कि यहां पर भी जो राइबोसोम होएगा वो कैसा होएगा? 70S।
यहां पर भी 70s, यहां पर भी 70s, यहां पर भी क्या मिलेगी सर? सेल वॉल मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी, यहां पर भी कोशिका भित्ति मिलेगी, यहां पर भी कोशिका भित्ति मिलेगी। यानी जो समझने वाली जो चीज जो थी वो ये कि कहीं ना कहीं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो इनकी आकृति आकार में भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संगठन की अगर मैं दृष्टि से देखूं तो ऑलमोस्ट ये कैसे मिलते हैं? समान मिलते हैं। इनमें कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव्य भी होता है जिसको हम जीव द्रव्य भी बोलेंगे, और इनका आनुवांशिक पदार्थ नग्न होएगा, कोई केंद्रक आवरण नहीं होएगा, राइबोसोम मिलेगा और कोई झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये याद रखना, इनका संगठन कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? समान होता है, में भी इनका आकार और आकृति कैसी हो? अलग अलग हो। अब मेरे को पता आप में से कई पूछेंगे सर ये 70S क्या होता है? वेट करना, जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा 70S। सर सेल्यूलोज क्या होता है? वेट करना, जब कोशिका भित्ति पढ़ेंगे तब वहां पर आएगा। या बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। डन। तो एक ही दिन में तो सारा ज्ञान नहीं ले लेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ेगा। एक बार में तो सारी पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़ पाएगा, एक ही दिन में नहीं पढ़ पाएगा। स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़। क्या कि भैया यहां पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं, अगर उनका संगठन देखें तो ऑलमोस्ट सेम होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑलमोस्ट सेम होता है। हां, उनकी आकृति आकार कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकता है, उनका आकार अलग अलग हो सकता है, आकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन संगठन उनका क्या रहता है? समान रहता है। आप इतना सोचो, मैं इस पॉइंट पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इस पॉइंट को मैक्सिमम बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जरा एनसीईआरटी खोलकर इस बिंदु पर आ और देख, क्या तेरे को ऐसा बिंदु यहां पर कहीं दिखाई दे रहा है? यहां पर कहीं ऐसा बिंदु दिखाई दे रहा है? यहां पर देख, क्या यह बिंदु यहां पर लिखा हुआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका की मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आकार और आकृति में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन उनका जो मेन जो संगठन जो है वो एक जैसा होता है। डन। क्लियर है? ये वाला बिंदु आपको समझना था। एक ही चीज को 10 बार नहीं दोहराऊंगा दोस्त, एक ही बार में चीज को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही चीज जब मैं बोलता हूं तो 2 से 3 बार रिवाइज कराता हूं, 2 से 3 बार बोलता हूं। आप 2 से 3 बार भी नहीं समझ पा रहे हैं सर, एक बार और, तो ऐसे तो बेटा 2026 में एग्जाम देगा क्या है? चलो जी, तो आकृति आकार इनका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका संगठन जो है वो कैसा होता है? समान होता है। क्या यहां तक की बात डन? 7वां बिंदु क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से कैसी होती है? छोटी होती है। हां सर। और साथ साथ तेजी से क्या करती है? विभाजन करती है। छोटी है, सिंपल है, जल्दी से विभाजन करेगी। इनका आकार आकृति कैसी हो सकती है? अलग अलग। कैसे सर? हमने कल ही देखा था, इनका आकृति कैसी थी? अलग अलग थी। इनका आकार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका संगठन जो है वो कैसा होता है? समान होता है। नहीं, इस संडे को अभी टेस्ट नहीं, अभी पढ़ाया क्या है जो टेस्ट ले लूंगा मेरे भाई? अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तेरे को टेस्ट की बहुत चिंता हो रही है। अभी पहले पढ़ना तो सीखना मेरे बेटे, मेरे बालक, मेरे बंधु। अभी रुक जा, अभी टेस्ट होएगा, बता दूंगा यार। बहुत जोश है स्टार्टिंग में, ये जोश बरकरार रखना, ठीक है? चलो जी, यहां तक के 8 बिंदु क्लियर। डन। चलें आगे। आइए 9th बिंदु पर आते हैं। 9वां बिंदु समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए ये हमारी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, कल हम लोगों ने बात करी थी, आनुवांशिक पदार्थ तो मिलेगा ही मिलेगा। कौन मिलेगा? डीएनए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है डीएनए, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, ये डीएनए आप सभी ने नाम सुना है। डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी होता है कि एकल रज्जुकी होता है?
डीएनए कैसा होता है? द्विरज्जु की होता है। द्विरज्जु की मीन्स, द्वि मीन्स अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डबल स्ट्रैंडेड। डबल, द्वि का मतलब दो, रज्जु की स्ट्रैंड वर्ड कहां से है? रज्जु, रज्जु यानी धागा। अगर आपसे कहे कि ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये दोनों धागे आपस में जुड़ गए, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? डबल स्ट्रैंडेड होगी। हां सर, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डीएस। याद रखना, आगे से कभी ऐसा वर्ड दिखे डीएस मींस डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है सर, सिंपल सा था, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिंपल सी बात है। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूं, इधर देखना, ध्यान से देखना, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे पर ऐसे लिपट जाते हैं, ऐसे घूम जाते हैं। जब ये घूम जाएंगे तो ये संरचना कुछ इस तरीके से प्रतीत होगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। घर पर दो धागे रखे, उन दोनों धागों को इस तरीके से घुमा दे। ये कैसी संरचना? ये कॉइल्ड है या हेलिकल है? कुंडलित संरचना, इसको हम क्या बोलेंगे? कुंडलन बोलेंगे। कुंडलित हो गई है। डन, यहां तक की भी चीज समझ में आ गई। चलो जी आगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक डीएनए है, प्लीज समझना, डिस्टर्ब मत करना, स्पैमिंग मत करना, प्लीज ध्यान से सुनना। यह है एक डीएनए जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। कोई दिक्कत नहीं है। ये एक डीएनए जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। एक डीएनए है, ये पूरा एक डीएनए जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। डन, सिंपल। देखना ये क्या हुआ। यूकैरियोट्स में भी संगठन सेम होएगा बेटा। कैसे होएगा यूकैरियोट्स? अभी तो तेरे को बताया, ये यूकैरियोट्स इनका संगठन कैसे सेम है? अलग अलग है ना बेटा। यहां पर यूकैरियोट्स में संगठन अलग अलग होएगा, प्रोकैरियोट्स में संगठन सेम होएगा। ठीक है, हाँ जी। ये डीएनए था, ये कुंडलित हो गया, ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है। डन, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, देखना, ध्यान से देखना। जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको ये एक ही डीएनए दिख रहा है? क्या आपको ये एक ही डीएनए दिख रहा है? जल्दी से बताओ, क्या ये एक डीएनए है कि दो डीएनए हैं? कितने डीएनए दिख रहे हैं आपको यहां पर? एक डीएनए दिख रहा है, दो डीएनए दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है ना यहां पर? एक ही डीएनए ना, है ना? इस डीएनए को पकड़कर मैंने ऐसे घुमा दिया, इस डीएनए को पकड़कर ऐसे घुमा दिया, और दोनों सिरों को क्या कर दिया सर? जोड़ दिया। अब बताओ डीएनए कितना है? सर एक डीएनए है। कैसा है सर? डबल स्ट्रैंडेड है, द्विरज्जु की है। कैसा है? द्विरज्जु की है। क्या है? एक डीएनए है जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, द्विरज्जु की है। और कैसा दिखाई दे रहा है सर? हमें गोलाकार दिखाई दे रहा है। क्या इसमें आपको कोई तकलीफ थी इतनी सी बात को समझने में भी? इतनी सी बात को समझने में कोई तकलीफ थी? कोई तकलीफ तो नहीं थी यहां तक की बात समझने में? इतनी सी बात समझने में कोई तकलीफ तो नहीं थी, सिंपल सी बात थी ना। बच्चों वाली चीज है यार, ये तो कसम से 9th क्लास का बच्चा समझ जाएगा। है, चलो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखना जरा। अगला डायग्राम, हाँ जी। अब इस डायग्राम को देखकर मुझे बताइए, क्या ये डायग्राम में डीएनए कितने दिखाई दे रहे? तुम बोलोगे सर तीन। तीन नहीं है, ये इस तरीके से कुछ कुछ जगहों पर लूप ले रहा है। लूप मतलब फंदा बना रहा है, फंदा जैसे फांसी का फंदा होता है, इस तरीके से ये इस तरीके से घूमकर फिर आ गया, फिर घूमकर इधर आ गया है। तो इस तरीके से लूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। डीएनए कितना है अभी भी? सर एक ही डीएनए है। कैसा है गुरु? डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन इस बार कैसा है सर? वो क्या वो गोलाकार है? हाँ है तो गोलाकार, है तो गोलाकार, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर क्या ले रहा है?
कुछ कुछ क्षेत्रों पर फंदा बना रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात क्लियर है आपको? कुछ कुछ जगहों पर क्या बना रहा है सर? फंदा बना रहा है, यानी लूप ले रहा है, यानी घूम जा रहा है। क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? कई कुछ कुछ जगहों पर इस तरीके से घूम गया है अभी भी ये क्या गोलाकार ही है, कुछ कुछ जगहों पर क्या हो गया, फंदा ले लिया, कुछ कुछ जगहों पर ये घूम गया है। तो याद रखना, भूल मत जाना, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर इस प्रकार का क्या पाया जाता है? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह है हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, और ये जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो है, जो कैसा है सर? एक डीएनए, कैसा है? एक डीएनए है जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। और कैसा है सर? गोलाकार है। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक की चीज क्लियर है? इस एक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है, गोलाकार है, याद रखना एक डीएनए है, डीएनए एक ही है, एक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है यानी द्विरज्जुकी है और गोलाकार है, इस मुख्य आनुवांशिक पदार्थ को हमने नाम दिया है जीनोमिक डीएनए। क्या नाम दिया है? जीनोमिक डीएनए। क्या बात है, क्लास क्यों रुक रही है इनकी? क्या नाम है इसका? जीनोमिक डीएनए। क्या इतनी सी बात क्लियर है? दंडन अडंडन पक्का? चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या इसके ऊपर केंद्रक आवरण मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रक आवरण थोड़ी ना मिलेगा। मैंने कहा यस, केंद्रक आवरण थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन जिस जगह पर ये ध्यान से सुनना, जिस प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में जहां पर ये मिलेगा उस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसको नहीं, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, केंद्रकाभ या केंद्राभ भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ या केंद्राभ भी बोल देते हैं। और भी कई सारे नाम है इसके, इसको जीनोफोर भी बोल देते हैं, प्रोक्रोमोसोम भी बोल देते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, कई सारे इसके नाम होते हैं, उन पर नहीं जाना है, केवल ये नाम याद रखना है आपने, न्यूक्लियोइड, हिंदी में बोलेंगे केंद्रकाभ या केंद्राभ। ये वो जगह है, वो क्षेत्र है जहां पर कौन मिलता है? जीनोमिक डीएनए मिलता है। जहां पर कौन मिलता है? ये जीनोमिक डीएनए मिलता है। इस जगह को, इस एरिया को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। डीपीपी कब मिलेगी? नए हो क्या बेटा सौम्या क्लास में? अगर आप नए हो तो ओरिएंटेशन क्लास एक बार चेक करो, वहां पर बताया हुआ है। सर क्या सेल गति करती है? हां मेरे भाई, सेल गति करती है। अमीबा नहीं नाम सुना? अमीबा सेल है ना, एक गति करती है। हाँ करती है। हाँ जी, चले, सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब इधर देखिएगा, सर हमें यहां तक की बात तो समझ में आ गई है। अब मुझे बताइए, ये है मेन आनुवांशिक पदार्थ, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। एक सिंपल से एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपकी बॉडी का हर साल यही एग्जांपल देता हूं और यही मेरे को बेस्ट एग्जांपल लगता है। आप मुझे बताइए, आपकी बॉडी के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है? हाँ जी, आपकी बॉडी के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेंगे? आप बोलेंगे सर हमारा ब्रेन। मैं बोल रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? सर हमारा ब्रेन। यानी हमारे शरीर का डायरेक्टर कौन है? हमारा ब्रेन। हमारे शरीर का निर्देशक कौन है? हमारा ब्रेन। है ना? है ना? सिंपल सा था। अब मैं आपसे पूछूं, इस कोशिका का निर्देशक कौन है?
इस कोशिका के समस्त कार्यों को कौन रेगुलेट करेगा? इस कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाना है, इस कोशिका के अंदर आरएनए बनाना है, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करेगा? तो ये है कौन? मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। ये इन सारी चीजों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी द डायरेक्टर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्देशक कौन है? डायरेक्टर कौन है? उसका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। डन? क्लियर? अब यही चीज अगर मैं आपसे कहूं कि बता बालक, एक यूकैरियोटिक कोशिका है। कौन? ये सर, ये तो यूकैरियोटिक कोशिका है। अब सर यूकैरियोटिक कोशिका जो है, उस यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे कौन कार्य रेगुलेट करेगा? तो सारे के सारे कार्य कौन रेगुलेट करेगा? सर यहां पर मिलने वाला मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। मैंने कहा मेन जेनेटिक मटेरियल, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन सर यहां पर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कहां पर है? मैंने कहा वो तो केंद्रक के अंदर है। यार तुम लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अभी चौथा दिन है, मैं तुमको पहले दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कमेंट्स पर फोकस मत करो, अपने हाथों को साइड में रख दो यार। समझदार हो ना? क्यों मेरे को यहां पर कमेंट दिखाई दे रहे हैं? क्यों तुम लोगों के अंदर इतना भी वो नहीं है? रख दो साइड में, हाथ साइड में रख दो। बड़े बच्चे हो ना, बस सामने पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। किसने कहा लिखने के लिए? मैं तुमसे कह रहा हूं लिखकर आंसर दो। सर आप चैट को लॉक कर दो। बेटा ये पूरे साल भर ये कहानी चलेगी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। मैं चैट को लॉक कर दूंगा, मैं अपनी आंखें थोड़ी ना बंद कर लूंगा, है आंखों पे चश्मा थोड़ी ना लगा लूंगा। बेटा समझो, कोई चीज सुननी है, समझनी है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा ना। समझिए इस चीज को। फालतू में मत लिखिए, आप अपना ध्यान जो है वो भटकाएंगे। ठीक है, साथ साथ टीचर का भी भटकेगा। जस्ट नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है। डांट नहीं रहा हूं, आपको लगेगा डांट रहा हूं, ये तो डांटना है ही नहीं। जिस दिन डांटूंगा उस दिन पता लगेगा। हाँ जी, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, उस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कहां है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कहां था? सर इस जगह पर था जिसको हमने बोला केंद्रकाभ। कैसा था मुख्य आनुवांशिक पदार्थ? सर ये था मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जिसको हमने क्या बोला था? जीनोमिक डीएनए बोला था। जो एक डीएनए है जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, जो कैसा है? गोलाकार है। ठीक है, मैंने कहा यूकैरियोटिक कोशिका में वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कहां है? आपने बोला सर केंद्रक के अंदर है। मैंने कहा कैसा है? अजी कैसा है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ? तो इधर देखना और जब मैं पूछूं तब आंसर देना। ये तेरे को डीएनए दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? सर बड़ा करके दिखाइए। मैंने कहा ये देख, ये तेरे को डीएनए दिख रहा है? दिख रहा है ना ये डीएनए? हाँ सर। कितना डीएनए दिख रहा है? सर एक डीएनए दिख रहा है ना, एक डीएनए। तूने बोला हाँ सर। मैंने कहा ठीक है, रुक पूरा तो बनाने दे। मैंने अगला देख, कितने डीएनए दिख रहे हैं? सर 2 डीएनए दिख रहे हैं। देख जूम कर रहा हूं, कितने डीएनए दिख रहे हैं? सर हमको 2 डीएनए के धागे दिख रहे हैं। 2 डीएनए के? हाँ सर। 2 डीएनए दिख रहे हैं? हाँ सर। ये 2 डीएनए कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक डीएनए ये रहा, एक डीएनए ये रहा। कितने डीएनए? सर एक ये है, एक ये है। हमारे पास कितने डीएनए हो गए? सर 2 हमारे पास डीएनए हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? डबल स्ट्रैंडेड हैं। और ये 2 डीएनए मिलकर क्या कहला रहे हैं? एक गुणसूत्र कहला रहा है, 1 क्रोमोसोम कहला रहा है। क्या कहला रहा है? एक क्रोमोसोम कहला। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? सर नहीं आया। मैंने कहा वापस से सुन। मैंने कहा तेरे को ये एक डीएनए दिखाई दे रहा है? तूने बोला हाँ सर। ये एक डीएनए है? हाँ जी। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, द्विरज्जु की है? हाँ सर। 2 रज्जु हैं, 2 धागे हैं आपस में जुड़े हुए। मैंने कहा अब कितने दिखाई दे रहे? तूने बोला सर 2 दिखाई दे रहे हैं। मेरे को 2 डीएनए दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं? डबल स्ट्रैंडेड है। और ये दोनों डीएनए आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र बना रहे हैं। तो भैया यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कौन होते हैं? सर वो गुणसूत्र होते हैं।
और वो गुणसूत्र जो होते हैं, वो गुणसूत्र जो होते हैं वो कैसे होते, किससे बने होते हैं सर? 2 डीएनए से बने होते हैं। और कैसे होते हैं सर? वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। लेकिन कितने होते हैं? 2 डीएनए मिलकर, दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और 2 डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र बना रहे हैं। वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब इधर देखना, कंफ्यूजन कहां पर होता है, इधर देख। हमारी एनसीईआरटी में ये जो एक डीएनए जो था, ये एक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड था, इसी को ही माना गया है क्या? एक गुणसूत्र, जो कई बच्चों को कंफ्यूज्ड कर देता है। क्या सर? क्या 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 क्या? यही जो है ना, ये इसी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ को क्या माना गया है? 1 क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र जो एक डीएनए से बना हुआ है, वो एक डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है और गोलाकार है, जिसको जीनोमिक डीएनए बोला। जो जिस जगह पर मिल रहा है उसको हमने बोला न्यूक्लियोइड केंद्र का। अब ये पूरी कहानी मैंने तेरे को सारी की सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। हाँ जी, बताइए किसको क्या कंफ्यूजन था? सर कंफ्यूज हो गए हैं। कौन सा कंफ्यूज हो गए हो तुम पलक सिंह? कौन सा तुम्हारा कंफ्यूज हो गया है? सर लैपटॉप में क्लास होगा। फोनवा जो है, फोनवा उसमें देख लो, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रही है चीज, आंखों में दर्द हो जाता है, दूर रख लो। सुनाई दे रहा है ना, कॉपी है ना, लिख ले मेरे भाई। इतना तो थोड़ी सी मेहनत कर सकता है? बोलो, क्या कंफ्यूज हो गए थे? कौन कौन कंफ्यूज हुआ? सर हम कंफ्यूज हो गए। सर एक बार वापस से दोहरा दो। हमने कहा एक बार और लो, एक बार और लो। सर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है? हाँ बेटा एक ही है, बिल्कुल एक ही है। वापस से सुनना, फिर से सुनना। मैंने तुमसे बोला कि भैया ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तुमने बोला सर एक रज्जू ये रहा, एक रज्जू ये रहा। मैंने कहा कितने रज्जू? तुमने बोला 2 रज्जू। 2 रज्जू तो डीएनए जो होता है हमारा कैसा होता है? द्विरज्जु की होता है। ये रहा हमारा डीएनए। डीएनए कितना है? एक ही है, लेकिन उसमें रज्जू कितनी मिल रही है? सर 2 मिल रही है। ओके सर, यहां तक की बात। मैंने कहा इस डीएनए को पकड़कर मैं ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो डीएनए तो अभी भी एक ही है। हाँ सर। कैसा है? द्विरज्जु की है, लेकिन आकार कैसा है उसका? गोल है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। सर जगह जगह पर अगर ये इस तरीके से फंदा ले ले और फंदा ले ले, एक और फंदा ले ले, तो होगा तो वो अभी भी गोलाकार ही माना जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर वो लूप ले रहा है, कुछ कुछ जगहों पर वो घूम रहा है। ठीक है सर। अब ऐसा डीएनए, ये डीएनए मिलता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो एक कोशिका की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करेगा, अब जितनी भी फंक्शंस है उनको अगर ये कंट्रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये तो मेन है, अरे ये तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। इसी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ को हमने बोला जीनोमिक डीएनए। जो कैसा है सर? एक डीएनए है। डीएनए कितना दिखाई दे रहा है सर? एक डीएनए। जो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। जो कैसा है सर? गोलाकार है। तो बहुत बढ़िया। जिस जगह पर मिल रहा है उसका नाम है केंद्र काब। ओके सर, यहां तक की बात। सर यूकैरियोटिक कोशिका पे मैंने बोला, यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कौन होता है सर? वो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र कैसे बनता है? मैंने बोला एक डीएनए ये, एक डीएनए ये रहा, कैसा है सर? डबल स्ट्रैंडेड। एक और डीएनए ये रहा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड। दोनों डबल स्ट्रैंडेड यानी 2 डीएनए जो कैसे हैं? डबल स्ट्रैंडेड हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र बना रहे हैं। तो ऐसे गुणसूत्र यहां पर मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होते हैं सर? क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये 2 डीएनए से बने होते हैं और दोनों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है, जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, जो जीनोमिक डीएनए, वो क्या है? वो सर एक ही डीएनए, उसी को हमने बोला है एक गुणसूत्र।
सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता, फिर संगठन अलग अलग नहीं होएगा। क्या है वो ग्राम पॉजिटिव, क्या है वो ग्राम नेगेटिव, किस आधार पर है वो केवल कोशिका भित्ति का डिफरेंस है, यानी दोनों में कोशिका भित्ति तो है ना। अब जरा सोच, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल दोनों में लवक है, एक में है एक में नहीं है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में सेल वॉल तो है ना। हाँ सर। पेप्टिडोग्लाइकन दोनों में है ना। हाँ सर। एक की मात्रा ज्यादा एक की मात्रा कम है, बस। हाँ जी, डन, क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ गई, सिंपल सा था। चले आगे, डन 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 डन। तो ये केंद्र का वर्ड याद रखना, ये जीनोमिक डीएनए वर्ड याद रखना, एक गुणसूत्र जो एक डीएनए से बना हुआ है, जो डबल स्ट्रैंडेड है, जो गोलाकार है। अब ये सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि तेरी एनसीईआरटी में यहां पर लिखी हुई है। सर कहां लिखी हुई है, मैंने कहा आ देख पढ़ यहां पर क्या लिखा हुआ है। ये चीज तो तेरे को समझ में आ गई है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से कैसा होता है सर, नग्न होता है। केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। वो जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, एकल गुणसूत्र, वन क्रोमोसोम, जो किससे बना होता है, गोलाकार डीएनए से बना होता है। खत्म, डन। अब सर इसके आगे लिखा हुआ अतिरिक्त, ये क्या है, मैंने कहा रुक जा, अभी आने वाला है। मैं जस्ट जो पढ़ाता जा रहा हूं वो तेरे को दिखाता जा रहा हूं, कहां पर हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है चीजें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हम सर यहां पर 9th बिंदु में ये पढ़ रहे थे कि इनका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है। अब आगे, क्या सर इस मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा, क्या इस मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा कोई और आनुवांशिक पदार्थ भी मिलता है क्या? प्लीज मेरे भाई मत करो अलीना खातून, ऐसे हो लिया तो एक ही बिंदु पढ़ाऊंगा पूरी क्लास में, क्योंकि हर बच्चा बोलेगा सर रिपीट, हर बच्चा बोलेगा सर रिपीट, तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी। एक ही बार में समझना है ना। हाँ जी, यह है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। क्या सर इस मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के अलावा भी कोई अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ मिलता है? हाँ। कैसे? ये कौन है सर? ये भी डीएनए है, लेकिन क्या इनमें कुंडलन हुआ है? पहले तो ये सोचो, क्या ये कुंडलित है? क्या ये कुंडलित है? सर ये वाला तो कुंडलित था, इनमें कुंडलन तो नहीं हुआ है, कुंडलन तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या ये गोल है? हाँ सर। तो ये गोलाकार है? हाँ जी। क्या ये डीएनए है? हाँ जी। कैसा डीएनए है सर? डबल स्ट्रैंडेड। अरे बांगड़ू खुद जरा सोच, एक मैं इसको घुमाऊं, सुनना, एक मैं इस कुंडलित संरचना को घुमाऊं, और एक मैं इसको घुमाऊं, तो दोनों में क्या फर्क है सर? ये भी गोलाकार बनेगा, ये भी गोलाकार बनेगा, लेकिन ये जो गोलाकार है ये कुंडलित है, ये अकुंडलित है। इतनी सी तो बात थी, समझ में आ गया? डन, क्लियर। तो सर यहां पर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसके अतिरिक्त क्या और डीएनए मिलता है? यस, अतिरिक्त डीएनए मिलता है। हाँ जी। और वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है? हाँ, द्विरज्जु की तो है, गोलाकार है, लेकिन कैसा है? अकुंडलित है। और इस अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ को हम नाम देते हैं क्या? क्या ये जो अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, इस अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इस अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। जो आप में से कई बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं अभी याद रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं सर? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे को पता है कमेंट आ जाएगा, सर इसका कार्य क्या होता है? सर इसका कार्य क्या होता है? आगे बढ़ने से पहले इधर देखना, 10वां बिंदु। क्या ये प्लाज्मिड, मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं सर, तरल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आशीष गौतम कल की क्लास देखना दोस्त, या परसों की क्लास देखना। तरल मतलब तरल, और मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह, यानी एक ऐसा तरल जो किसी जगह पर बंद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तरल मैट्रिक्स। हाँ जी, फटाफट। क्या ये प्लाज्मिड
का कार्य मैंने अभी तेरे को नहीं बताया। क्या ये प्लाज्मिड हर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है क्या? क्या ये प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स में विशिष्ट लक्षण है? सोचना कि हर एक जीवाणु के अंदर क्या मिलेगा? प्लाज्मिड मिलेगा। अब मैं आपको पते की बात बता दूं, कुछ कुछ चीजें होंगी जो आप नहीं भी जानते, वो भी बताऊंगा। बेटा ये प्लाज्मिड जो है ये फंगस में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कवक में भी पाए जाते हैं। सर कौन सी कवक में पाए जाते हैं? यीस्ट में पाए जाते हैं। अब आप खुद जरा सोचिए, अगर थोड़ा बहुत आप जानते हैं, थोड़ा बहुत, क्या यीस्ट एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है कि यूकैरियोटिक कोशिका है? सर यीस्ट तो एक यूकैरियोटिक कोशिका है। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो गूगल कर लेना यार। यूकैरियोटिक सेल है कौन? ये यीस्ट जो है ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। क्या इसमें भी प्लाज्मिड मिलता है? हां। तो अब आप मुझे बताइए, क्या प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है? सोच समझकर मुझे बताइए, क्या प्रोकैरियोट्स में, सभी प्रोकैरियोट्स में क्या ये प्लाज्मिड मिलेगा? नहीं सर। तो हम क्या लिखेंगे कि ये प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्या बोलेंगे? ये कुछ जीवाणुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कुछ जीवाणुओं में ये पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में ये पाए जाते हैं। याद रखना, भूल मत जाना, प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण नहीं है, कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है। क्या बोलूंगा? कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है। ऐसे बोलूंगा, कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है। समझ में आया आपको? पेनिसिलिन कहां है इसमें? अरे नदीम भाई, तुम चौथे क्लास में चांटा खाना चाहता है क्या ऑनलाइन? मेरे को एक बात बता, है फालतू के सवाल यहां पर क्लास में कर रहा है। पेनिसिलिन कहां है यहां पर? है पेनिसिलिन कहां है यहां पर? कहां से आ गई पेनिसिलिन यहां पर? हाँ जी, पढ़ाई कर ले आराम से, चैट बॉक्स बंद कर दे और फालतू की चीजें मत पूछ। यहां पर पेनिसिलिन कहां है? पेनिसिलिन कहां से आ जाएगी? पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है, जो एक कवक होती है। ठीक, चलिए। तो प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है। एक एक लाइन को समझ, बारीकी से पढ़ना है तेरे को। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तेरे को ऐसा धोखा दे जाएगी ना, तेरे को पता नहीं लगेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं तेरे को करा देता हूं यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन मैं तेरे को यहां पर कराता हूं, देख, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर। सर ई कोलाई में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। हाँ जी, करेगा इसका आंसर? कर पाएगा इसका आंसर? इनमें से कौन सा प्लाज्मिड के बारे में सही नहीं है? नहीं कर पाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं। मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है इसका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड है, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आलतू फालतू चीजें बोल के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है तेरी, ये करेक्ट आंसर इसका सेकंड है। और आंसर दिखाने के बाद आंसर मत दिया करो, हां सर मैं तो यही सोच रहा था। इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को सुनो।
डांटा इसलिए जाता है क्लास में ताकि आप अपने ट्रैक पर वापस आए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुने। सर आपने अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूं कि सुनो, सुनने पर फोकस करो। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलें आगे बढ़े। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 10वां बिंदु कि प्लाज्मिड जो है वो क्या था। सर यहां पर हमने लिख दिया कि प्लाज्मिड जो है, यहीं पर लिख देता हूं, प्लाज्मिड जो है वो अतिरिक्त गुणसूत्र पदार्थ है। कैसा है? गोलाकार डीएनए है जो कैसे है? डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, चलिए अब इनकी खूबी क्या है, इनका कार्य क्या है, ये समझते हैं 11वें बिंदु पर। देखिए 11वां बिंदु जो है उसमें हम प्लाज्मिड के कार्य देखने से पहले उसका एक लक्षण देख लेते हैं। प्लाज्मिड की एक विशिष्ट लक्षण होता है और वो होता है उसका स्वयं प्रतिकृति, सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वयं की प्रतिकृति। सर प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? मैंने बोला तेरे को ये एक बॉल दिखाई दे रही है, तूने बोला हां सर। मैंने कहा तेरे को ये बॉल दिखाई दे रही है, तूने बोला हां सर बिल्कुल दिखाई दे रही है हमको। मैंने बोला अगर इसकी एक क्लोन बन जाए या इसकी एक कॉपी बन जाए तो क्या बोलूंगा कि इसने अपनी क्या बना ली? एक कॉपी बना ली। इसने क्या बना ली? अपनी एक कॉपी बना ली। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रतिकृति बोला जाता है, रेप्लिकेशन बोला जाता है। अपनी क्लोनिंग बनाना, अपनी कॉपी बनाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिकृति। ठीक है सर, अब यहां तक की बात तो समझ में आएगी। सर प्रतिकृति मीन्स अपना ही डुप्लीकेट बनाना, अपनी ही कॉपी बनाना। अब स्वयं प्रतिकृति का मतलब क्या होगा? स्वयं अपनी प्रतिकृति बनाना। अब मैंने तेरे से बोला कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का मेन जेनेटिक मटेरियल कौन था? सर ये था, ये जीनोमिक डीएनए। इस कोशिका के सारे कार्यों को कौन रेगुलेट करेगा? सर ये जीनोमिक डीएनए करेगा ना? हाँ सर। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड इससे कहता हम तेरे कंट्रोल में काम नहीं करेंगे, हम तो खुद की कॉपी अपने आप बनाएंगे, हमको तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, स्वयं अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड की एक खूबी है क्या कि वो अपना स्वयं रेप्लिकेशन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये खूबी समझ में आ गई आपको इतनी सी। याद रखना ये सारी की सारी चीजें आपको 12th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, वहां पर ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी जस्ट समझते हुए चलते जाना क्या कि प्लाज्मिड की एक खूबी होती है जिसका नाम होता है क्या? स्वयं प्रतिकृति, यानी खुद की क्या बनाना? कॉपी बनाना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर प्लाज्मिड का कार्य देख ले एक बार। मैंने कहा बिल्कुल। 12वां बिंदु, प्लाज्मिड के कार्य की अगर मैं बात करूं तो वैसे प्लाज्मिड कई प्रकार के होते हैं। जस्ट आप में से अगर कोई ड्रॉपर है तो वो जल्दी से समझ जाएगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मे भी उनको थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। अगर आपने पहले प्लाज्मिड सुना हुआ है तो आपको याद आ रहा होगा, अगर आप ड्रॉपर है तो TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, PBR 322, PUC 18, PUC 19, ऐसे कुछ वर्ड अगर आपको याद आ रहे हो, आकाश कुमार को ब्लॉक कर दीजिएगा यहां से। ऐसे अगर कुछ वर्ड याद आ रहे हो, ऐसे कुछ शब्द अगर आपको याद आ रहे हो कि हां सर ऐसे कुछ प्लाज्मिड हमने पिछले साल पढ़े थे, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, PBR 322, PUC 18, PUC 19, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं याद आ रहे तो ये बाद में आएंगे। कहां आएंगे? बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो है वहां पर आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे। ठीक है, अब इधर देखना सर, ये प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है, समझना इस चीज को। इस चैप्टर में, हमारे इस चैप्टर में प्लाज्मिड के 2 कार्य बताए हुए हैं। किसमें? ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें 2 कार्य बताए हुए हैं। पहला कार्य जो बता रखा है वो क्या बता रखा है, समझने की कोशिश करना। हल्का सा हिंट दे रहा हूं, प्लीज डिटेल में मत जाना, अभी डिटेल में आएगा। कौन से चैप्टर में आएगा? 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आएगा। देखिएगा बेटा, ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, ये एक
बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड मिल रहा है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में इतना सा भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये दिखाता है प्रतिरोधकता। क्या दिखा रहा है ये? सर प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मींस रेजिस्टेंस। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक के खिलाफ। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक के खिलाफ। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूं। मैंने कहा मान लो मैं कह रहा हूं पुनीत शर्मा से या विकास कुमार से या मिसबा से या और भी कोई बच्चा है उससे कि बातें मत करो। क्या मत करो? बातें मत करो, चैट सेक्शन बंद कर दो। लेकिन वो फिर भी मैसेज कर रहे हैं, यानी क्या वो मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे? सर नहीं मान रहे। यानी क्या वो मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे, उल्टा काम कर रहे हैं। यानी क्या वो प्रतिरोधकता दिखा रहे? मैं उनसे कह रहा हूं कि मत कर, वो कह रहे नहीं हम करेंगे। मैं कह रहा हूं मत कर, वो कह रहे हम करेंगे। तो प्रतिरोधकता का मीनिंग समझ में आ गया, किसी के खिलाफ काम करना। प्रतिरोधकता का मीनिंग समझ में आ गया, किसी के खिलाफ काम करना। किसके खिलाफ काम करना? सर एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करना। सर एंटीबायोटिक क्या होती है? केमिकल्स। कैसे केमिकल्स? जो इन जीवाणुओं को मारते हैं। कैसे केमिकल्स? ऐसे केमिकल्स जो इस जीवाणु को मार सकते हैं। सर जैसे मैंने बोला पेनिसिलिन। मैंने क्या बोला? पेनिसिलिन। मैंने बोला पेनिसिलिन कौन है? सर ये एक प्रतिजैविक है। ये क्या कर सकती है? ये इस बैक्टीरिया को मार सकती है। लेकिन इस बैक्टीरिया के पास कौन है? एक प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड के अंदर इतना सा भाग जो है वो क्या दिखा रहा है? सर प्रतिरोधकता दिखा रहा है। किसके खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है? सर पेनिसिलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखा रहा है। अब आप मुझे बताइए, समझना, आराम से समझना, फिर से सुनना, फिर से देख। मैंने बोला मान ले ये जो है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इसके पास असला बारूद है। मान ले इसके पास में, इस बैक्टीरिया के पास में एक असला बारूद है। कौन सा? ये मान ले इसका असला बारूद है, इसके अंदर भरा पड़ा है, और वो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। किससे? एंटीबायोटिक से। तो उस असले बारूद को मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा कि वो एंटीबायोटिक से क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। डन। तब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्लाज्मिड के जो दो कार्य जो हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिए हुए हैं, डिटेल में नहीं दिए हुए? डिटेल में हम कब पढ़ेंगे? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना, प्लाज्मिड के दो कार्यों में से एक कार्य ये दे रखा है कि ये प्रतिजैविक प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। क्या? प्रतिजैविक प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्दी से ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। मैंने बोला मेरे भाई ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है आला लाला 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 डाबा डाबा, जो भी है इसका नाम, XYZ, जो भी एक बैक्टीरिया है। मान लो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कोई एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में इतना सा भाग PETR और इतना सा भाग, पूछूंगा मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे अगर कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं। इतना सा भाग AMPR। सर ये क्या है? मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। TETR मींस टेट्रा
साइक्लिन रेजिस्टेंस। AMPR मीन्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। आराम से सुनना, नहीं समझ में आएगा वापस से दोहरा दूंगा, लेकिन कोशिश करना एक ही बार में समझने की। मैंने इस बैक्टीरिया को एक जार में डाला और उस जार में जब मैंने इस बैक्टीरिया को डाला जिसके अंदर ये प्लाज्मिड था, और इस जार में मैंने डाली है एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाएंगे। हाँ जी, अजय कुशवाहा अगले जन्म में समझेगा क्या है? सर समझ नहीं आला, समझ नहीं आला, समझ नहीं आला। और कैसे समझाऊं तेरे को? मैंने बोला इतना सा भाग क्या दर्शा रहा है? प्रतिरोधकता दर्शा रहा है। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक के खिलाफ। इतने से भाग को हम क्या बोलेंगे? इस प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे कि भैया ये प्रतिजैविक के खिलाफ क्या दर्शा रहा है? प्रतिरोधकता दर्शा रहा है। ठीक है, अब इधर देख, मैंने बोला ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के पास दो असला बारूद है। एक ऐसा असला बारूद जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करे, एक वो असला बारूद जो एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करे। मैंने इस बैक्टीरिया को उठाकर इस माध्यम में डाल दिया और इस माध्यम के अंदर मैंने डाल दी एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। बताओ क्या ये टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी? सोच समझकर मुझे बताना जल्दी से। क्या ये टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी? मार देगी। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं मान ले एक बैक्टीरिया हूं, ये जो है ना ये बैक्टीरिया, ये मान ले मैं हूं, ठीक है। एक मेरे पास दो बंदूक हैं, एक ये वाली बंदूक जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करेगी, एक ये वाली लाल वाली बंदूक जो एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करेगी। अब मुझे एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर कौन मिल रहा था? टेट्रासाइक्लिन मिल रहा था। क्या टेट्रासाइक्लिन मेरे को मार पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास, किसके पास? इस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने की क्या है? क्षमता है। अजय कुमार कुशवाहा, अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया? चलो जी, डन, क्लियर। ये टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मैं माध्यम में ना, अब मैं माध्यम में एम्पिसिलिन डाल देता हूं। तो मैंने माध्यम में क्या डाल दी? एम्पिसिलिन। अब मुझे बताइए क्या ये एम्पिसिलिन इसको मार पाएगी? रिया कुमारी कह रही है फिर से बताइए। नहीं बताएंगे अब तुमको, फिर से बताइए। तुम फर्रे लेकर तो पास हो गए और रील देख ली कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बस कितनी बार बताएं तुमको? एक ही चीज को 50 बार रिपीट करेंगे क्या? है ये एम्पिसिलिन इसको मार पाएगी? मार पाएगी? मार पाएगी? नहीं मार पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन के खिलाफ भी काम करने की क्षमता है। अरे अभी तो बताया कि मेरे भाई ये मैं हूं, मेरे पास दो बंदूक हैं, एक वो जो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करेगी, एक वो जो एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करेगी। मेरे पास दो हैं चीजें, एक टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करेगी, एक एम्पिसिलिन के खिलाफ। अगर मेरे सामने टेट्रासाइक्लिन आ गया तो क्या टेट्रासाइक्लिन मुझे मार पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करने की क्षमता है। एम्पिसिलिन आ गया तो क्या वो मुझे मार पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करने की क्षमता है। डन। ये दोनों अगर मैं एंटीबायोटिक यहां पर डालूंगा तो नहीं मार पाएगी। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर, सुनना, अगर मैं यहां पर इस माध्यम में पेनिसिलिन डाल दूं तो अब मुझे बताइए क्या ये पेनिसिलिन
इस बैक्टीरिया को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी? सोच समझकर मुझे बताना। क्या ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी? हाँ, अब मार देगी। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन के खिलाफ काम करने वाला प्लाज्मिड ये नहीं था। ये प्लाज्मिड केवल टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ काम करता है, केवल एम्पिसिलिन के खिलाफ काम करता है। तो अगर माध्यम में टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन डालेंगे तो ये दोनों इसको नहीं मार पाएंगे, लेकिन पेनिसिलिन तो मार देगा। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास इसके प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन के खिलाफ इसके प्लाज्मिड में पेनिसिलिन के खिलाफ क्षमता नहीं थी उसको मारने की, तो पेनिसिलिन इसको मार देगा। प्रभु, अब आपको समझ में आ गया? तो याद रखना, भूल मत जाना, प्लाज्मिड के 2 कार्य दे रखे हैं इस चैप्टर में, जिसमें से एक कार्य अभी सिर्फ इतना सा याद रखना कि ये प्लाज्मिड प्रतिजैविक प्रतिरोधकता दर्शाता है। इतनी भी अगर तेरे को बात समझ में आ गई है ना, तो बिंदास होकर पढ़ाई कर, टेंशन मत ले। जैसे जैसे आगे कारवा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे, तो इसी चीज को जब बार बार दोहराएगा तो देख तेरे को डेफिनेटली समझ में आएगा। डन? चलो सर, एक तो हमको ये चीज समझ में आ गई जो हमारे इस चैप्टर में डिटेल्ड में नहीं दे रखी है, हमने भी डिटेल्ड में नहीं पढ़ी है, जस्ट एक ओवरव्यू देखा है। दूसरा कार्य, सर ये प्लाज्मिड का दूसरा कार्य क्या होता है? आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना। दूसरा कार्य क्या होता है, इधर देखिएगा। मैंने बोला कि भैया ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास में ये प्लाज्मिड है। मैंने कहा ठीक है सर, एक और बैक्टीरिया, इसके पास में प्लाज्मिड नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने तेरे को यही चीज बताई थी ना, क्या प्लाज्मिड हर एक जीवाणु में मिलेगा? नहीं, कुछ जीवाणुओं की विशेषता बोली थी कि नहीं बोली थी? क्या बोला था कि कुछ जीवाणुओं की विशिष्ट लक्षण होता है, सभी जीवाणुओं में नहीं पाया जाता, कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। यार ये कैसे बच्चे? नदीम, हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अमीबा और माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। मैं तुम्हारी ना पिटाई कर दूंगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? इसकी हेल्प से ना एक ऐसा लपाड़ा लगाऊंगा तुम्हें, भोंदूलाल हैं। चौथा लेक्चर है। पहले लेक्चर में तुमको ये चीज बता दी थी कि कोशिका झिल्ली हर एक के अंदर मिलती है। भोंदूलाल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं। कौन था ये साफिया? नदीम को तुम बता रही हो, खुद को तुमको आता नहीं है। इधर फोकस कर लो यार। बेटा यहां पर ध्यान से सुनो, ध्यान से। औरों के कमेंट्स छोड़ दो, ठीक है? अपने पर फोकस करो। तुमको खुद को आता नहीं है, उसको और गलत सलत नॉलेज दे रही हो तुम, हैं? कोशिका झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है माइकोप्लाज्मा और अमीबा में। सर प्लास्टिड क्या होता है? कवक होते हैं बेटा। इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, देखिएगा। मैंने तेरे से कहा, मैंने कहा ये 2 जीवाणु हैं, दोनों के दोनों बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड है, एक के पास में प्लाज्मिड नहीं है। हमने बोला था कि प्लाज्मिड का मिलना कुछ कुछ जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ये प्लाज्मिड क्या करता है? जिस बैक्टीरिया में मिल रहा है, उस बैक्टीरिया में कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन जो होते हैं इसकी झिल्ली में आते हैं, और एक संरचना होती है जिसका नाम होता है रोम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिली, पिलाई बोल देते हैं या पिली बोल देते हैं। फिर से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक बैक्टीरिया है जिसकी ये जो झिल्ली जो है ये बाहर की तरफ मुड़ गई है, और ये जो मुड़ा हुआ भाग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। ठीक है? ये प्लाज्मिड, कुछ स्पेसिफिक प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड कुछ प्रोटीन बनाते हैं, उन प्रोटीन का नाम होता है पिलिन प्रोटीन। और ये पिलिन प्रोटीन क्या करते हैं? इस पिलाई में आकर एकत्रित होने लग जाते हैं। ये इस तरीके से एकत्रित होने लग जाते हैं कि ये
पिलाई बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और दोनों बैक्टीरिया को क्या कर देती है, जोड़ देती है। जब ये दोनों बैक्टीरिया को जोड़ देती है, दोनों बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ऐसी पिलाई को, ऐसी रोम को हम क्या बोलते हैं, लिंगी रोम बोल देते हैं। सेक्स पिलाई कहते हैं। क्या नाम देते हैं, सेक्स पिलाई बोलते हैं, लिंगी रोम बोलते हैं। अब इससे क्या होएगा, इस लिंगी रोम से क्या होएगा, इस लिंगी रोम से ये होएगा, ध्यान से सुनना, इस लिंगी रोम से ये होएगा, जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था, हां सर। इसका भी मेन जेनेटिक जीनोमिक डीएनए था, हां जी, जीनोमिक डीएनए वही मेन जेनेटिक मटेरियल, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ ये रहा। ये जीनोमिक मटेरियल जो है अपनी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, हां जी, इसने अपनी कॉपी कर ली और इसकी ये कॉपी जो है यहां से होती हुई यहां पर पहुंच गई। सर समझ नहीं आया, मैंने कहा वापस से सुन, फिर से सुन, पूरी कहानी वापस से सुन। मैंने कहा वापस से सारी की सारी कहानी सुन। मैंने कहा मेरे पास में एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, इस बैक्टीरिया के पास में मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था, इसके पास में भी मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था, इसके पास में प्लाज्मिड नहीं था, इसके पास में प्लाज्मिड था। इस प्लाज्मिड ने एक प्रोटीन बनाया जिसका नाम है पिलिन प्रोटीन। वो पिलिन प्रोटीन क्या कर रहा है, यहां पर इसकी कोशिका झिल्ली में डिपॉजिट हो जाता है और वो पिलिन प्रोटीन से एक संरचना बाहर की तरफ बनती है जिसका नाम होता है पिलाई। जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पिलाई है और एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें पिलाई नहीं है, तो उस कंडीशन में ये पिलिन प्रोटीन जो है ये बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से ये लिंगी रोम जो होता है ये और बढ़ता है और बढ़ते 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 इन दोनों कोशिकाओं को क्या कर देता है, जोड़ देता है, कनेक्शन बैठा देता है। अब जैसे ही कनेक्शन बैठ जाता है तो ऐसी पिलाई को, ऐसी रोम को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है लिंगी रोम। और ये लिंगी रोम की सहायता से यहां का जेनेटिक मटेरियल जब अपनी कॉपी बना सकता है या यहां का जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपी बना सकता है, क्या यहां से एक्सचेंज हो सकता है, यहां से यहां चीज जा सकती है। यहां भाई यूं मान लो, आपने वो नहीं देखा जैसे सेतु नहीं होता, सेतु एक तरीके से एक सेतु का काम कर रहा है। दो बैक्टीरिया को जोड़कर यहां का जेनेटिक मटेरियल यहां जा सकता है, हां सर जा सकता है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, सोच समझकर मुझे बताना, सर इसको लिंगी रोम क्यों बोला। बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं। शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है, हां सर। शुक्राणु जब अंडाणु के पास में जाता है तो शुक्राणु का जेनेटिक मटेरियल अंडाणु के अंदर जाता है, हां सर। इतना तो बेसिक सी चीज है जो 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है कि ये अंडाणु है, हां सर। इसके पास में शुक्राणु गया, हां सर। शुक्राणु का जो जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाएगा, हां सर। यानी एक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ दूसरी कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ता है, हां सर। अरे और सिंपल बेसिक से, अंडाणु के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, हां सर। शुक्राणु के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, हां सर। ये शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है तो 23 गुणसूत्र यहां पर जब चले जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सर युग्मनज बन गया 46 गुणसूत्रों का, जिसमें से 23 अंडाणु के 23 शुक्राणुओं के क्या बन गया सर, युग्मनज बन गया, जायगोट बन गया। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, हां जी। अब आप मुझे बताइए, अगर इतनी बेसिक सी चीज अगर आपको समझ में आ गई है, एक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जब दूसरी कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में जा रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन यहां नहीं हो रही है, हां सर यहां पर भी तो हो रही है। यहां पर यह कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ अगर यहां जा रहा है तो किसकी मदद से जा रहा है, सर रोम की मदद से जा रहा है। ऐसे रोम को हम क्या बोलेंगे, लिंगी रोम बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का ये लैंगिक जनन है। तो बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर लैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं। 3 मेन प्रकार होते हैं, कई तो नहीं बोलूंगा, 3 मेन प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है ट्रांसडक्शन, एक का नाम होता है कॉन्जुगेशन और एक का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने इंग्लिश में बोले हैं। हिंदी में क्या होता है, एक होता है रूपांतरण जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉन्जुगेशन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। एक होता है संयुग्मन, क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। इसकी अभी हिंदी मेरे को याद नहीं आ रही,
इसको हम ट्रांसडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये जो कॉन्जुगेशन जो प्रक्रिया होती है वो ये प्रक्रिया होती है। ये जो हमने अभी अभी प्रक्रिया पढ़ी ये कौन सी है? कॉन्जुगेशन है। तो हमारी एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊंगा। आप कहीं सोचो सर आप तो एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं, रुक जा अभी बता रहा हूं। ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी? कॉन्जुगेशन कहला रही थी, जहां पर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ता है और जुड़ने के बाद में जुड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लिंगी रोम होता है। और वो लिंगी रोम का आवर्धन करने के लिए, मैग्निफिकेशन करने के लिए, इस रोम को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? सर ये प्लाज्मिड था। तो क्या ये प्लाज्मिड हेल्प कर रहा है कॉन्जुगेशन में? यस सर। तो याद रखना प्लाज्मिड के दो कार्य दे रखे हैं। पहला दे रखा था कि ये कुछ जीवाणुओं को विशिष्ट लक्षण दे रहा है। क्या? प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता देने में, और कुछ जीवाणुओं में हेल्प करता है किस चीज में? संयुग्मन में, कॉन्जुगेशन में। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। सर कहां दे रखी है? देखिए यहां पर पढ़, यहां पर पढ़, एक बार यहां से पढ़ना स्टार्ट कर। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त, यानी जो जीनोमिक डीएनए था, मेन जेनेटिक मेटेरियल था, उसके अलावा कौन था? जीनोमिक डीएनए, एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए था। हां सर। उसके अलावा जीवाणुओं में, जीवाणु लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं लिखा, जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए होते हैं, छोटे छोटे डीएनए होते हैं। व्रत का मतलब गोल। जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं, जीनोमिक डीएनए जो था उसके बाहर पाए जा रहे हैं। इन डीएनए वृत्तों को हमने क्या नाम दिया? सर प्लाज्मिड नाम दिया। ठीक है जनाब, आगे ये प्लाज्मिड क्या कर रहे हैं? ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षण बताते हैं, जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षण बताते हैं। अब इधर देखना, यहां पर जो समलक्षण लिखा हुआ ना, ये वर्ड, इसको इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है फिनोटाइप। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? फिनोटाइप। अभी बता रहा हूं क्या है ये समलक्षण, फिनोटाइप क्या है, अभी बता रहा हूं। उनमें से एक है क्या? प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाना। ये मैंने आपको बता दिया कि प्लाज्मिड क्या दर्शा रहे हैं? प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता दर्शा रहे। और आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, यानी 12th क्लास में, कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत, यानी गोलाकार, वो जो प्लाज्मिड डीएनए जो था वो जीवाणुओं की बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धनों हेतु उपयोगी होता है। यहां पर एक्चुअली रूपांतरण नहीं आना चाहिए था, संयुग्मन आना चाहिए था। बट क्या करें, एनसीईआरटी ने यहां पर संयुग्मन की जगह रूपांतरण लिख दिया है। तो ये मिस्टेक नहीं है। क्यों मिस्टेक नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रूपांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बदलना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, सोचना, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, ये वाली, इसका जेनेटिक मटेरियल जब इसके अंदर आएगा तो ये बदलेगी नहीं? हां सर बदलेगी। एक प्रकार का रूपांतरण नहीं है? हां सर। लेकिन इस रूपांतरण को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो यहां पर स्पेसिफिक वर्ड आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था सर? कॉन्जुगेशन आना चाहिए था, संयुग्मन आना चाहिए था, लेकिन रूपांतरण लिख दिया है बेसिक तरीके से। हाँ जी, पारगमन नहीं होता, पारगमन इज डिफरेंट, डायपिडियसिस बोलते हैं जिसको हम। हाँ जी सर, प्रतिजीवी लिखा है यहां पर। हाँ, यहां पर एक प्रतिजीवी लिख दिया है, बेसिकली यहां पर प्रतिजैविक लिखना चाहिए था। क्या सर ये गलत है? प्रतिजीवी नहीं, प्रतिजीवी भी सही है। क्यों सर? वहां पर प्रतिजैविक होना चाहिए था। प्रति का मतलब एंटी, और जैविक या जीवी का मतलब क्या होता है? बायो, यानी लिविंग, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जो किसी लिविंग के खिलाफ काम करे, उनको हम प्रतिजैविक या प्रतिजीवी भी बोलते हैं। सर प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा दो प्लांट सेल जो होती है, पादप कोशिका को, जीव द्रव्य को जोड़ने का काम करते हैं। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई? बस एक छोटी सी चीज फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, बस एक छोटी सी चीज फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। फटाफट एक छोटी सी चीज और सुनिएगा, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। आई नो कि अभी जो क्लास है उसकी ड्यूरेशन कम है, बहुत सारी चीजें हैं, और डिटेल में अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। इधर देखना, सुनना, ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है फिनोटाइप
और एक वर्ड होता है जीनोटाइप। आप में से कितने बच्चे ये दोनों वर्ड से मुखातिब हैं, यानी कितने बच्चों को ये वर्ड समझ में आता है? सर पर्सन नहीं रे, प्रश्न होता है पर्सन। इधर ध्यान से सुन यार, पर्सन करा दो। अरे करा रहा हूं, पर्सन करा रहा हूं, पहले सुन तो ले, प्रश्न तभी कराऊंगा जब पढ़ा दूंगा। हाँ, फिनोटाइप जीनोटाइप नाम सुना है? सर नहीं जानते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, मैं बाहर से कैसा दिखाई दे रहा हूं आपको? काला, गोरा, सांवला? अब कैमरे में, फोन में लंबा या बौना तो नहीं दिखाई दूंगा ना। मैं लंबा हूं ना मैं बौना हूं। नॉर्मल हाइट जो होती है एक इंडियन मेल की उतनी है, 5 साढ़े 8 के आसपास, है ना। तो क्या ये जो वर्ड मैंने बोले कि भैया मैं सांवला हूं, मेरे बाल पहले कम थे अभी आ गए हैं, ठीक हो गए हैं, अब ये मत पूछना कैसे हो गए हैं, ठीक है। और मेरे 2 हाथ हैं जिसमें 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है ना। 206 सॉरी, और बाल थोड़े से लाल दिखाई दे रहे होंगे। हाइट जो है वो लंबी है, ठीक है, लंबाई हम मान के चले। जरा सोचिए क्या है ये, क्या है? क्या ये बाहरी लक्षण है या नहीं है? हाँ सर, क्या ये बाहरी लक्षण है या नहीं है? तो जो बाहरी लक्षण, जो बाहर से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वो एक जीव के बाहरी लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये इतनी सी बात समझ में आ गई क्या कि व्हाट इज फिनोटाइप? बाहरी लक्षण। सिंपल। आपसे कोई पूछे फिनोटाइप क्या, आप बोलेंगे जो बाहर से लक्षण हमको दिखाई दे वो फिनोटाइप है। जैसे मैंने पूछा कि भैया ये पेड़ लंबा है कि बौना है, आप बोलेंगे सर इसका फिनोटाइप है क्या कि ये लंबा है। सर इसका फिनोटाइप क्या है? इसकी लंबाई का फिनोटाइप क्या है? ये बौना है। सर इसके पुष्प का रंग अगर बैंगनी है तो मैं क्या बोलूंगा? इसके पुष्प के रंग का फिनोटाइप क्या है? बैंगनी है। तो फिनोटाइप का मतलब बाहरी लक्षण। और ये जो लक्षण जो होते हैं, याद रखना, आपसे पूछे कि भैया ये जो आपकी बॉडी में जो कैरेक्टर्स है, ये जो लक्षण, इनको कौन रेगुलेट करता है? तो हमारे जीन्स रेगुलेट करते हैं, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए रेगुलेट करता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा जीनोटाइप कहलाता है। तो अभी जीनोटाइप को रहने देते हैं, जब जेनेटिक्स आएगी वहां पर बताऊंगा। फिनोटाइप अगर तेरे को समझ में आ गया है, अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो आप मुझे बस इतना सा बताना, यहां पर जो आपने प्लाज्मिड के कार्य देखे थे, प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाना, दो जीवाणु कोशिका को जोड़कर उनके बीच में लैंगिक जनन कराना, क्या ये बाहरी लक्षण है या नहीं है? अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं और मुझे संयुग्मन दिखाई दे रहा है, तो क्या ये फिनोटाइप है या नहीं है? मैंने माइक्रोस्कोप में देखा और देखा, अच्छा ये बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक मार नहीं पा रही थी, ये उसका फिनोटाइप है या नहीं है? हां सर ये उसका फिनोटाइप है। तो यही हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यहां पर, क्या कि भैया ये जो प्लाज्मिड जो होते हैं, याद रखना, ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट फिनोटाइप दर्शाते हैं, यानी विशेष लक्षण दर्शाते हैं, स्पेसिफिक फिनोटाइप दर्शाते हैं। ये अगर तुमको बात समझ में आ गई है तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं दोस्त। यहां पर आइए, पेज नंबर 90 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं नई एनसीईआरटी। यही 9 क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 128 से बन रहे हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, पहला प्रश्न, ये पेज नंबर 90 है जिसमें टोटल 4 पैराग्राफ हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पैराग्राफ है पेज नंबर 90 पर। पहला प्रश्न, मयंक वो गलत लिखी हुई है, अभी बताऊंगा बेटा। वो मिस्टेकनली हिंदी मीडियम में गलत लिखी हुई है, इंग्लिश मीडियम में सही लिखी हुई है। हाँ जी, कर लिया? सभी ने कर लिया इसका आंसर?
मोहम्मद जुबेर खान, AK मीणा, राहुल कुमार, एक ही आंसर है इसका। डॉक्टर अमन ड्रॉप, शालिनी, विशाल कुमार। चलिए कर लिया। चल 90% बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। क्यों सर, क्या आंसर है? सर हमने राइबोसोम लगा दिया, कईयों ने कोशिका भित्ति भी लगा दिया है, मैक्सिमम ने प्लाज्मिड लगा दिया है। पहले तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन आपसे पढ़ा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो आराम से। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण, यानी वो लक्षण जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और सभी प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। मैंने तेरे को अभी अभी यहां पर एक लाइन लिखी थी, अगर तेरे को याद आ रहा हो। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी थी, अगर तेरे को याद आ रहा हो तो। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण नहीं है। लिखा, लिखने के बावजूद, सुनने के बावजूद आज ही क्वेश्चन कराया और तूने गलती कर दी। क्या सर, हमने आंसर लगा दिया क्या? प्लाज्मिड। क्या प्लाज्मिड सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में है? यह सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन है जो माथा हिला देता है। क्या ये प्लाज्मिड सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है? अरे मैंने तेरे को बताया यीस्ट में भी होता है और सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं, कुछ जीवाणुओं में होता है। कैसे लगा दिया तूने इसका आंसर ये प्लाज्मिड? गलत। ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट्स का विशिष्ट लक्षण है। क्या कोशिका भित्ति सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलती है? क्यों? पादपों में नहीं मिलती, कवक में नहीं मिलती, प्रोटिस्टेंट्स में नहीं मिलती? मिलती है ना, तो ये भी नहीं रहेगा। कईयों ने 70 राइबोसोम लगा दिया। अगर तुम ड्रॉपर हो या तुमने चलो 11th और 12th क्लास थोड़ी बहुत अगर ढंग से पढ़ी हो तो तुमको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें 70S राइबोसोम होता है और जो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उस यूकैरियोटिक कोशिका में 80S के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो लवक होता है उसके अंदर 70S राइबोसोम होता है। सर ये हम नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें ये। आंसर क्या है इसका? अंत्यवृष्ट पिंड। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। अब तुम एक ही चीज को 10 बार रिपीट कराओगे तो कहां तक पहुंचता? मैं अंत्यवृष्ट पिंड तक पहुंच ही नहीं पाया। करेक्ट आंसर इसका क्या है? अंत्यवृष्ट पिंड। अब दिखाऊं तेरे को एक चीज, क्या? ये तेरी एनसीईआरटी, अगर तू ध्यान से पढ़ेगा तो तेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आज, एक दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा बस, ठीक है? लेकिन तुमको जगाने के लिए कि जागो। जो तुम हल्के में लेते हो ना एनसीईआरटी को, बिल्कुल हल्के में लेते हो तुम एनसीईआरटी को, देखो जागो, जागना, ध्यान से जागना, लाइन को जरा आराम से पढ़ना। क्या विशिष्ट वर्ड 2 बार दिखेगा। एक विशिष्ट यहां दिखेगा, एक विशिष्ट यहां दिखेगा। विशिष्ट या विशेष 2 जगह दिखेगा आपको विशिष्ट, एक और यहां पर दिखेगा। 3 जगह यहां पर आपको विशिष्ट या विशेष दिखेगा एनसीईआरटी में। इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है कि एक एक लाइन इतनी गौर से पढ़ो कि कोई क्वेश्चन बने भी तो हम कर दें। यहां पर जो विशिष्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण है? और कैसा? उसमें फिनोटाइपिक विशेष लक्षण है, जीनोटाइपिक नहीं, आनुवांशिक लक्षण नहीं है। उसका बाहरी लक्षण दर्शाता है। क्या? प्लाज्मिड जो होता है बाहर से लक्षण दर्शा रहा है कि प्रतिजैविकों के खिलाफ काम करवा रहा है या 2 कोशिकाओं को जोड़ रहा है। डन। तो ये विशिष्ट लक्षण कौन? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो विशिष्ट लक्षण है, लेकिन किसका? कुछ जीवाणुओं का। अब आ जाए इस लाइन पर, यहां पर पढ़ क्या लिखा हुआ है? प्रोकैरियोट्स में कुछ विशेष प्रकार के अंत्यवृष्ट मिलते हैं। अब यहां पर जीवाणु नहीं लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ प्रोकैरियोट्स।
यानी जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से एक संरचना मिलती है जिसका नाम है अंत्यवृष्ट पिंड। सर क्या ये अंत्यवृष्ट पिंड यूकैरियोट्स में मिलते हैं? कतई नहीं मिलते हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं अंत्यवृष्ट पिंड। कौन है ये? अमन। यूकैरियोट्स में कभी भी अंत्यवृष्ट पिंड नहीं मिलता। ये अंत्यवृष्ट पिंड किस में मिलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोला जाता है। सर ये क्या होती है? कल पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो ये अंत्यवृष्ट पिंड क्या है, क्या कार्य करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कल। लेकिन इतना आइडिया लग गया ना कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक ऐसा लक्षण प्रोकैरियोट्स का जो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोट्स साफ साफ सामने लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स में विशेष लक्षण मिल रहा है और वो है अंत्यवृष्ट पिंड। दूसरा, प्रोकैरियोट्स की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उपरोक्त में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है प्रोकैरियोट्स का, तो दो विशेष लक्षण दिमाग में घुसेड़ ले इसको। दो विशिष्ट लक्षण है प्रोकैरियोट्स के। क्या? मीजोसोम्स और अंत्यवृष्ट पिंड। राइबोसोम 70S नहीं है, क्योंकि 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स में भी मिलता है। कोशिका भित्ति यूकैरियोट्स में भी मिलती है। कोशिका झिल्ली यूकैरियोट्स में भी मिलती है। दो ऐसी स्ट्रक्चर मीजोसोम और अंत्यवृष्ट पिंड, ये केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। इसलिए बोला जाता है एनसीईआरटी का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ये जो एनसीईआरटी कसरत करा रहा हूं ना, ये तेरे दिमाग की कसरत कराने के लिए जरूरी थी। आइए दूसरा सवाल आप कर लेंगे, मेरे को पता है इजी है, आराम से कर लेंगे। ये वाला तो कर लेंगे, ये तो सिंपल सा है। एक बार वापस से लिख। सर एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड है, एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है। वापस से लिखना बेटा। क्या अब लिख रहा है? मेरे को दिखाई नहीं दिया, चला गया वो क्वेश्चन नीचे। इसका तो कर लिया होगा, ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इनमें से कौन सी संरचना एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो भैया राइबोसोम पाए जाते हैं, हाँ जी। मीजोसोम ये क्या होते हैं पढ़ेंगे, लेकिन पाई जाते हैं। अभी अभी तेरे को बोला विशिष्ट लक्षण है प्लाज्मा झिल्ली। ऑब्वियस सी बात है यार, केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण किसमें? प्रोकैरियोट्स में थोड़ी ना पाया जाएगा। चलो सर सिंपल सर। तीसरा, सर आंखों का कलर एक फिनोटाइपिक लक्षण है। यस बेटा, ये एक फिनोटाइपिक लक्षण है। सर जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं है तो क्या उनमें रोम नहीं होंगे? एक बार पहले इसको कर ले फिर बताता हूं। इस वाले को कर ले एक बार, फिर बता रहा हूं इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर, एक प्रारूपिक जीवाणु का आकार कितना होता है? सर तारक केंद्र जब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलते तो वो कैसे विभाजित होते हैं? असूत्रीय विभाजन से कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ती है और आनुवांशिक पदार्थ रेप्लिकेट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ती है और कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है, माफ करना कल मैंने आपको आकृति आकार बताए थे, उस आकृति आकार में मैंने आपको ये वाला जो था, ये वाला आंसर नहीं बताया था। हालांकि आप इसका आंसर जरूर कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रारूपिक जीवाणु का आकार कितना दे रखा है? 1 से 2 माइक्रोमीटर, है ना। हमने जो आकार लिखा था वो कितना लिखा था? अगर आपको याद आ रहा हो, यहां पर लिखा हुआ लाया हूं क्या? नहीं, यहां पर नहीं लिखा हुआ। हमने एक जीवाणु का आकार कितना लिखा था? 3 से 5 माइक्रोमीटर। हाँ सर, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है? सर इस क्वेश्चन में जो था वो कितना लिखा हुआ था? सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 से 5, तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा। तो हमारी एनसीईआरटी में जीवाणु के 2 आकार दिए हुए हैं। क्या? एक जीवाणु आकार दिखा है और एक लिखा हुआ है प्रारूपिक जीवाणु। माफ करना, ये मैं बताना भूल गया था।
जीवाणु का आकार कितना दे रखा है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक जीवाणु का कितना लिखा हुआ है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। सर दोनों में फर्क क्या है? किसी ने ये मेरे से पूछा कल? नहीं सर। और पूछा हो तो माफ करना, मैं देख नहीं पाया हूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था। पूछा किसी ने? नहीं। जीवाणुओं का आकार दे रखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। कहां पर दे रखा है? एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा हुआ था। लेकिन प्रारूपिक जीवाणु का आकार 1 से 2 माइक्रोमीटर, ये कहां पर दे रखा है? डायग्राम में दे रखा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हमने पूछा था। ठीक है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मैंने बोला ज्यादातर जीवाणु जो है इस आकृति के मिलते हैं, लेकिन जीवाणु कितने बड़े हो सकते हैं? सर वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? जैसे मैंने तेरे से पूछा इंडिया में ज्यादातर आदमियों की या नर की हाइट कितनी होती है? ज्यादातर की। आप बोलेंगे सर 5 फुट 8 इंच के आसपास होती है। लेकिन क्या सभी की 5 फुट 8 इंच होती है? क्या कोई 6 फुट का नहीं हो सकता? 6 फुट 2 इंच का नहीं हो सकता? अजी 5 फुट 6 इंच का नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो एक प्रारूपिक रूप से, यानी ज्यादातर जो जीवाणु जो होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। लेकिन वो कितनी हो सकती है? 3 से 5 भी हो सकती है। हो सकती है, यानी इतनी हो सकती है, मैक्सिमम की ये होती है। डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 2 माइक्रोमीटर। तो समझ रहा है, हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी भी कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी सर, इसको हम प्रारूपिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिपिकल। टिपिकल, टिपिकल बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अब क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हो? क्या अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मिड के बारे में सही नहीं है? अब तो कर सकते हैं ना। क्या प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है? हमने आज ये पढ़ा कि प्लाज्मिड जो होता है वो अतिरिक्त है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी जो क्रोमोसोम मिल रहा था, एक मिल रहा था, गोलाकार था, उसके अतिरिक्त मिलने वाला डीएनए। बिल्कुल सही है। क्या ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी में मदद करता है? हमने पढ़ा था। इसके 2 कार्यों में से एक कार्य क्या था कि एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करने में हेल्प करता है। बिल्कुल करता है। क्या ये प्रजनन में मदद करता है? हमने बोला था भैया, जनन की एक विधि है प्रोकैरियोट्स में जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, जिसमें 2 बैक्टीरिया पास में आते हैं तो उनके बीच में लिंगी रोम जो होती है इन दोनों को कनेक्ट कर देती है, एक का मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। एक प्रकार का प्रजनन है। क्या हेल्प कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या ये एनसीईआरटी की लाइन गलत दे रखी है? जीवाणुओं को विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण देते हैं कि समलक्षण देते हैं? आनुवांशिक लक्षण नहीं, समलक्षण। आनुवांशिक, देख पूरी की पूरी लाइन कैसी है एनसीईआरटी। जीवाणुओं को विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण देते हैं। वहीं जब हम एनसीईआरटी पढ़ते तो क्या लिखा हुआ है? जीवाणुओं को विशिष्ट समलक्षण देते हैं, फिनोटाइपिक लक्षण देते हैं। कौन? प्लाज्मिड। देखा कितनी छोटी सी चीज से प्रश्न बन रहा है, और बच्चे यही तो गलती कर देते हैं कि एनसीईआरटी पर फोकस नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर इज सेकंड। सर समलक्षण और आनुवांशिक लक्षण एक जीनोटाइप है। आनुवांशिक लक्षण मीन्स जीनोटाइप, यानी जीन्स की बात करना, और समलक्षण मीन्स फिनोटाइप, यानी बाहरी लक्षणों की बात करना। डन। चौथा प्रश्न था ये हमारा। 5वां प्रश्न अगर आप कर सकते हैं, रहने दीजिए, अभी 5वां प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है सर, अंत्यवृष्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंत्यवृष्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा अंत्यवृष्ट को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं।
सर कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस बेटा। सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, तो अपवाद कौन हो जाएगा? वायरस, क्योंकि वायरस कोशिका से नहीं बना हुआ। सर राइबोसोम में एस क्या होती है? स्वेडबर्ग इकाई होती है, या जिसको हम अवसादन गुणांक बोलते हैं। जब राइबोसोम आएगा तब वहां पर डिटेल में बताऊंगा। मेरे पास एलन के मॉड्यूल हैं, क्या मैं उनसे पढ़ूं? भाई तू यहां पर जो पढ़ा रहा हूं उससे पढ़ लेना यार, तेरे को विश्वास नहीं है क्या? रिकॉर्डेड क्लासेस में आंसर नहीं दिए जाते? नहीं। एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड और एक बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, क्या उनमें रोम नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। आपने तो अभी बोला कि सर ये एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड है और ये बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, तो रोम इसमें बनेगा। अब वैसे तो ये चीज देखो बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आती, अब तो पूछ रहा है तो मैं बता देता हूं। क्या ये प्लाज्मिड जो रोम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस प्लाज्मिड का नाम होता है एफ प्लाज्मिड। उसको हम क्या नाम देते हैं? एफ प्लाज्मिड। क्या नाम है? एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब लैंगिक, यानी एक ऐसा प्लाज्मिड जो लैंगिक जनन करवाएगा, फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा, उसको हम एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। उस प्लाज्मिड के अंदर जीन होता है जो पिलिन प्रोटीन बनाता है, और वो पिलिन प्रोटीन पिलाई बनाता है। नहीं आया ना तेरे को समझ में? वही तो बोल रहा हूं, आएगा बाद में। अब मैंने बोला इसमें एफ प्लाज्मिड तो नहीं है, इसके अंदर एफ प्लाज्मिड तो नहीं है, आर प्लाज्मिड है। सर ये कौन सा प्लाज्मिड है? जो अभी अभी मैंने तेरे को बताया था ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, तो आर है रेजिस्टेंस। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक के खिलाफ। यानी ये वो प्लाज्मिड होएगा जो रेजिस्टेंस दिखाएगा एंटीबायोटिक के खिलाफ। ये है आर प्लाज्मिड। अब जरा सोच, यहां पर इस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं है, आर प्लाज्मिड है, यानी ये एंटीबायोटिक के खिलाफ तो प्रतिरोधकता दिखाएगा, लेकिन क्या ये रोम बनाएगा? नहीं। तो तेरा प्रश्न ये था कि जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं होएगा तो क्या वो रोम नहीं बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड नहीं होगा वो रोम नहीं बनाएगी। हाँ सर, पेज नंबर 127 में थर्ड लाइन नहीं समझ में आ रही है। 127 में थर्ड लाइन नहीं समझ में आ रही है। पेज नंबर 127, एक सेकंड रुक जा मेरे भाई, टाइम और हो गया। थर्ड लाइन नहीं समझ में आ रही। थर्ड लाइन कौन सी? ये वाली। ये बिंब आकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह असम आकृति प्रकार की हो सकती है, ये वाली लाइन। हाँ जी सर, ये क्लास 12th है? नहीं बेटा, ये क्लास 11th का चैप्टर है, कोशिका जीवन की इकाई। हाँ जी, टाइम हो गया, बस यही वाली लाइन कह रहा था, नहीं समझ में आई है। ये बेटा बिंब आकार का मतलब क्या होता है? डिस्क शेप तेरे को बताया था। बहुभुजी का मतलब क्या हुआ? जिसकी कई सारी भुजाएं निकल रही है। स्तंभी का मतलब जो स्तंभ के रूप में। घनाभ का मतलब जो क्यूबॉइडल है, यानी घन आकृति की पाई जा रही है। धागे के जैसी, ये इस तरीके से धागे नुमा संरचना होती है। असम आकृति यानी अमीबा के जैसी, जिससे अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है। ये लाइन लिखा हुआ है। डन? चलो जी, मिलते हैं। जाने से पहले यार थोड़ा सा प्यार दिखाकर चले जाया करे, ताकि मेरा भी थोड़ा सा वजन बढ़ जाए, मेरा सा खून बढ़ जाए। एक बालक तो गुस्सा वाली इमोजीज दिखाता है, बेड टाइम हो गया है बे, ऐसी इमोजीज दिखाता है। कहता है सर टाइम हो गया, समझा करो, और गुस्से वाली इमोजी दिखाता है। सॉरी प्रभु, हमको माफ करो, गुस्सा ना करो यार, नहीं तो हम अगर गुस्सा करेंगे तो तुम निपट जाओगे। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर। कल मिलते हैं और इंक्लूजन बॉडी अंत्यवृष्ट पिंड पढ़ेंगे। एक बार एनसीईआरटी पढ़कर आना, एक बार थोड़ी सी, ठीक है? बाय बाय।